welcome. First of all, let me start with a very good news. We have crossed 1,000 plus views on our YouTube, and we have also crossed 100 plus views on our today's episode teaser. Right, Arvind? Yes, Kaushal. And we are very glad that आप लोगों को हमारे सारे efforts पसंद आ रहे हैं, and हम hope करते हैं कि आप इसी तरह हमें support करते रहिए. Coming back to today's episode, Hardik, what if I'm unable to hear? What if I'm unable to smell? What if I'm unable to taste? What if I'm unable to feel? Or what if I'm unable to see? According to WHO, इंडिया में 1.2 करोड़ से ज्यादा लोग ब्लाइंड है. वी फील के सारी सेंसेस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने ऑनलाइन सब जगह पे एक पोल रन किया था एंड दी रिजल्ट ये आया कि विजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं. सो इट्स ऑब्वियस के जो लोग देख नहीं पाते, जो भी उनका रीजन हो, ऑब्वियसली वो दुनिया को अपनी नजर से देखते हैं with a very beautiful smile on their faces. So let's welcome our today's guest who has a very beautiful smile and she sees the world with more beautiful eyes. Welcome Aditi, welcome to Success Stories. Thank you for having me here. Hi Aditi, how are you? I'm fine, how are you? We are also fine. We are also fine. Aditi, let me start with a question, a very important question. जैसे आप सब लोगों ने टीजर में देखा होगा कि अदिति was losing his vision, losing her vision from the age of 11. Age of 15 तक उसने अपनी vision completely lost कर दी. So Aditi, let us start this interview by asking you this question: that आपकी life 11 years के पहले कैसी थी? Then how did you fought between that 11 to 15? And after 15, how you are managing? कुछ हमें एक guidelines दे सके. So even before I started losing my vision, जब मैं 11 से पहले जब मैं काफी कुछ देख पाती थी, मेरी लाइफ pretty नॉर्मल थी, जैसे हर बच्चे की होती है. मैं अपनी बुक्स रीड करती थी, स्कूल जाती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करती थी, तो बहुत ही नॉर्मल लाइफ थी. मैं हमेशा से पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी, तो हमेशा से अपने बुक्स में डूबी रहती थी पूरा टाइम. और बाकी मुझे कंप्यूटर गेम्स खेलने का बहुत शौक था, तो मैं वीडियो गेम्स खेलते रहती थी पूरा दिन. तो यही नॉर्मल सी लाइफ थी. फिर जब मैं 11 साल की हुई तो कुछ गड़बड़ होती थी, जैसे मैं कभी चलते वक्त नीचे रखी हुई चीज के ऊपर से चल के जाऊंगी, या फिर कभी अंधेरा होगा तो मुझे चीजें ढूंढने में डिफिकल्टी होती थी, जैसे डिम लाइट है या ऐसा कुछ है. तो तब मेरे पेरेंट्स को लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है. फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, तब पता चला कि मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाम की एक बीमारी है, जिसके कारण मेरा विजन धीरे 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 कम होते जाएगा. और क्योंकि मैं छोटी थी तो मुझे ऐसे ही लगता था कि सबको ऐसे ही दिखता है. मुझे थोड़ा सा कम दिखता था अंधेरे में, तो मुझे ऐसे लगता था कि सबको ऐसे ही दिखता होगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि नॉर्मल कैसे दिखता है सबको. और वो इतना धीरे विजन जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि मेरा विजन एक्चुअली जा रहा है. तो जब 11 साल की हुई तब पता चला कि ऐसे होने वाला है, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप 20 साल की होगे तब तक आपका पूरा विजन खत्म हो जाएगा. तो उसके बाद धीरे धीरे विजन जाते गया, मैं एडजस्ट होते गई. पहले नॉर्मल बुक्स पढ़ पाती थी, फिर उसके बाद विजन और कम हो गया, तो बड़े फॉन्ट में जेरोक्स करके बुक्स पढ़ती थी. फिर और कम हो गया, तो फिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस वाले चश्मे पहन के बुक्स रीड करती थी. और उसके बाद तो बिल्कुल रीड करना इम्पॉसिबल हो गया था. तो फिर मैंने ऑडियो कैसेट्स वगैरह पे मम्मी रिकॉर्ड करके देती थी सारे बुक्स, तो वैसे पढ़ाई करना शुरू किया. फिर जैसे तैसे करके फिर 10th हो गया. उसके बाद मैंने
जो ब्लाइंड लोगों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, तो मुंबई में ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड करके। सो मैं वहाँ गई तो वहाँ पे मुझे पता चला कि अरे ब्लाइंड लोग तो बहुत इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी जी सकते हैं। मुझे वहाँ से पता चला कि एक जॉस करके सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें अगर आप अपने कंप्यूटर में वो डाल दो तो वो स्क्रीन पे जो भी चीज़ें आती है वो सब कुछ आपको रीड करके सुनाएगा, तो उसके थ्रू आप कंप्यूटर आराम से यूज़ कर सकते हो। तो तभी से मेरा इंटरेस्ट हो गया कि अब मुझे कंप्यूटर्स में ही अपना करियर बनाना है। तो उसके बाद मैंने अपना 11th-12th किया, फिर मैंने बीएससी विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया और फिर बस पढ़ती गई आगे आगे। अभी रिसेंटली मैंने एमएस कंप्लीट किया है और अब मैं आईटी सेक्टर में जॉब कर रही हूँ। क्या बात है। मतलब बेसिकली हम नॉर्मल भी मतलब इतना पढ़ाई करके भी इस स्टेज तक नहीं पढ़ पाते। ट्रूली मोटिवेटिंग एंड डेडिकेशन मैं बोलूंगा। सो जैसे आपने बोला कि कंप्यूटर गेम्स में आपकी काफी दिलचस्पी रही है। सो एक्सेप्ट कंप्यूटर गेम्स और कोई हॉबीज थी जो बचपन से अभी तक जो आप मिस कर रहे हैं या um, परस्यू कर रहे हैं? मुझे मुझे जैसे कार्ड्स खेलने का बहुत शौक था, मुझे कैरम खेलने का बहुत शौक था, तो वो कुछ चीजें हैं जो मैं मिस करती हूँ। बट अभी जैसे ऑडियो गेम्स होती है ब्लाइंड लोगों के लिए, तो जिसके थ्रू मैं कार्ड्स भी खेल पाती हूँ। कंप्यूटर पे खेलती हूँ, नॉर्मल कार्ड से नहीं खेलती हूँ, बट मैं खेल पाती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो सारी चीजें अब धीरे धीरे वापस आ रही है लाइफ में। ओके। Which it's like a life is completely normal। जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं, जिस हिसाब से आप कन्वे कर रहे हैं, कोई बोल नहीं सकेगा कि अदिति है दिस प्रॉब्लम। या और एक माइंड में क्वेश्चन आया कि आपने बाद में लेटर ऑन डिसाइड किया कि आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट आया एंड यू वांट टू परस्यू योर करियर इन कंप्यूटर्स। तो आपने क्या पहले कुछ सोचा था कि नहीं पहले मैं ये करूंगी एंड देन यू शिफ्टेड योर करियर, या ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक जब मुझे दिखाई देता था तभी भी मुझे कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। आई थिंक मैं जब 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थी तभी से मैंने एमएस ऑफिस वगैरह का कोर्स कर लिया था। मैं फ्लैश में एनिमेशंस बनाती थी, तो आई थिंक आई वाज वेरी मच इनटू कंप्यूटर्स पहले से ही। तो बाद में ऑलमोस्ट बिकेम अ नेचुरल थिंग टू फॉलो इट एज अ करियर। ओ राइट। तो अदिति, मैं गाइस को बता दूं कि अदिति इज राइट नाउ लाइव विद अस फ्रॉम यूएस। मतलब हमारे लिए स्पेसिफिक वो काफी आज जल्दी उठी है। शी हैज स्टार्टेड हर वीकेंड वेरी अर्ली टुडे। थैंक यू अदिति उसके लिए। एंड ऑडियंस में से भी बोल दूं और एक बार कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क अदिति, यू कैन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अदिति, नेक्स्ट सवाल, डू यू हैव एनी सेंसेशन टुवर्ड्स लाइट और कलर? आई डोंट हैव एनी सेंसेशन टूवर्ड्स कलर्स। मैं सिर्फ इतना देख पाती हूँ कि दिन है या रात है। मुझे जैसे कहीं से लाइट आ रही है, जैसे कि विंडो है तो विंडो से बाहर से अगर रोशनी आ रही है तो मैं समझ पाती हूँ कि हाँ यहाँ पे विंडो है। जैसे रूम में कोई ट्यूबलाइट या कोई भी लाइट ऑन है तो मैं पॉइंट कर सकती हूँ कि हाँ यहाँ से लाइट आ रही है, बट मैं उतना ही देख पाती हूँ। उसके आगे कोई वहां पे खड़ा है लाइट के नीचे, वो भी मैं नहीं समझ पाऊंगी। ओके, सो मतलब अगर कोई आपके बाजू में से भी अगर गुजरता है तो यू ओनली फील के कोई जा रहा है, बट हाँ, उसके आगे और कुछ सेंसेस आप ले पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, खाली बस डार्क और लाइट, उतना ही सेंस है। तो मतलब इसी से ये और एक क्वेश्चन समझो आता है। इन 10th स्टैंडर्ड आपने 92% स्कोर किए, 12th में 91.5% स्कोर किया एंड यू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स। यू हैव डन बीएससीआईटी, एमएससीआईटी फ्रॉम इंडिया, देन आपने एमएस किया यूएसए से एंड नाउ यू आर वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट। तो ये विजन ना होने के बावजूद भी हाउ डिड यू मेक इट पॉसिबल कि आप इतना सब पढ़ पा रहे हो? मतलब क्या कुछ आपने असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज की
या किसी और की हेल्प ली? हाउ डिड यू मैनेज दिस? आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। जैसे मैं ये कहती हूँ कि अगर नॉर्मल बच्चा 100% एफर्ट दे रहा है तो मुझे 200 या 300% एफर्ट देना पड़ता है। तो वो मेहनत करने की आदत आ गई है अभी, हर चीज़ में ज़्यादा मेहनत करती हूँ। मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मैं हमेशा आगे आगे एडवेंचरस होती गई और उन्होंने मेरा साथ दिया, नहीं तो यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके असिस्टिव टेक्नोलॉजी से भी काफी फायदा हुआ है। जैसे मैं जब इंडिया में थी तो हमेशा बड़े बड़े बुक्स पढ़ने रहते थे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज नहीं उसके अवेलेबल होते थे कंप्यूटर के लिए, तो फिर मुझे उनको बैठ के स्कैन करना पड़ता था। फिर मेरे पेरेंट्स या कोई मेरा फ्रेंड मुझे हेल्प करता था उनको, क्योंकि जब आप उसको स्कैन करते हो तो वो एकदम ठीक से टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, जिसको हम ओसीआर कहते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ती थी, उसको सब ठीक करती थी। तो मेरा 90% एफर्ट मटेरियल को तैयार करने में जाता था और 10% एफर्ट पढ़ने में जाता था। तो उस कंडीशन में आप इमेजिन कर सकते हो कि मैंने कितने ज्यादा आवर्स उस पे स्पेंड किए होंगे। बट आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैंने मेहनत की और भगवान ने हमेशा साथ दिया है, तो मेरी मेहनत का फल मुझे हमेशा मिलते रहा है अभी तक। राइट राइट। अभी जैसे जो हमारा फर्स्ट सवाल था, जो आपका जो प्रॉब्लम है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का, तो उसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप कि एग्जैक्टली क्या वो हो सकता है, या उससे कुछ सिम्टम्स है पहचानने के, ऐसा कुछ आप बता सके? सो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक जेनेटिक बीमारी है। तो वो पहले से आपके अंदर ही होता है। कुछ लोगों को लाइफ में जल्दी बाहर आता है, कुछ लोगों को लेटर लाइफ में बाहर आता है। उसमें यही होता है कि जो आपके सेल्स होते हैं आईज के अंदर, रोड्स और कोन्स बोलते हैं हम जिसे, जो आपकी आंखें देखती है चीजें, वो सेल्स को परसीव करते हैं सेल्स की, हाँ उसने कुछ देखा, और फिर सेल्स दिमाग तक वो इमेज पहुंचाते हैं और दिमाग उसको प्रोसेस करता है कि जिससे आपको समझ में आए कि आपने क्या देखा। तो ये जो सेल्स है वो इसमें मरते जाते हैं धीरे धीरे। तो बिकॉज ये सेल्स खत्म हो गए, मेरी आईज नॉर्मल है, मेरा ब्रेन नॉर्मल है, बट जो बीच का कनेक्शन है वो अब खत्म हो गया। और सेल्स ऐसी चीज है जो, जैसे फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ मैच नहीं करते, वैसे सेल्स भी किसी के साथ मैच नहीं करते। तो इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं अभी। अभी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। और सिम्टम्स के मामले में आई थिंक जो पहला सिम्टम होता है वो ये होता है कि आपको अंधेरे में दिक्कत होगी देखने में। जैसे डिम लाइट है या थोड़ा सा अंधेरा है तो आप बिल्कुल नहीं देख पाओगे, हालांकि लाइक जो नॉर्मल इंसान है वो थोड़ा बहुत देख पाता है अंधेरे में। ओके। अदिति, एक और एक क्वेश्चन आ रहा है कि यू आर इनटू दी कंप्यूटर्स, आप वही जॉब कर रहे हो, आप नॉर्मल मोबाइल भी यूज कर रहे हो, मतलब ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप यूज करना, तो उसके लिए आप हाउ डू यू मैनेज दिस एवरीथिंग? मतलब क्या उसके लिए भी वही सॉफ्टवेयर आपने जो पहले बोला जॉस करके वो हो, या और कुछ है? मतलब आई नो ऑडियंस, लेट मी टेल यू कि मैंने अदिति को बहुत सारे इमेजेस भी शेयर किए हैं, and she was also able to read that images. Yes, you are hearing it right. She was able to read that images. So Aditi, can you explain about it that how you are managing, या कौन सी टेक्नोलॉजी से आप उसको मैनेज कर पाते? तो थैंकफुली टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा प्रोग्रेस किया है। सो मैं अभी आईफोन 11 यूज कर रही हूँ, जिसमें देयर इज अ स्क्रीन रीडर कॉल्ड वॉइस ओवर। इसके पहले मैं एंड्रॉयड यूज करती थी जिसपे टॉक बैक करके स्क्रीन रीडर है। दोनों ही स्क्रीन रीडर बिल्ट इन आते हैं, आपको कुछ और ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही स्क्रीन रीडर जो भी फोन के स्क्रीन पे आएगा वो सब कुछ रीड करके सुनाते हैं। आप जो भी टैप करोगे वो रीड करता है, आप जो भी टाइप करोगे वो रीड करके देता है। तो इससे मैं ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशंस यूज कर पाती हूँ अगर वो ठीक से बनाए गए हैं। कुछ कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो स्क्रीन रीडर के साथ
कंपैटिबल नहीं होते, फिर हमें थोड़ा सा उसके लिए एडवोकेसी करना पड़ता है कि लोग उसे गाइडलाइंस के साथ बनाए ताकि स्क्रीन रीडर्स उसको एक्सेस कर पाए। इमेजेस के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऐप है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, जिसे हम सीइंग एआई कहते हैं। सो सीइंग एआई इमेजेस में जो टेक्स्ट होती है उसको रीड करके देता है। आप अगर कोई इमेज डाल दो तो वो बताएगा कि इसमें कितने लोग हैं, उनकी अप्रॉक्सीमेट उम्र क्या हो सकती है, वो स्माइल कर रहे हैं या नहीं। तो यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इमेजेस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है, कलर्स रिकग्नाइज करके देता है। ऐसी बहुत सारी फीचर्स है उसमें, तो ये सब मैं अपने डेली लाइफ में यूज करती हूँ। ओके, सो क्या ये जो भी आपने ऐप बोले वो सारे फ्री टू डाउनलोड ऐप है या कुछ पेड वर्जन्स भी हैं? मैं जो भी यूज करती हूँ सारे फ्री टू यूज है। कुछ पेड एप्स भी होते हैं, बट जो फ्री टू यूज है उसमें से काम हो जाता है। ओके, एंड काफी अच्छा काम हो रहा है आपका भी और हमारा भी और सबका। ओके, तो एक ऑडियंस क्वेश्चन आया हुआ है। आप जब इंडिया में थे और करंटली आप यूएस में है, तो What is the difference in कुछ facility? फैसिलिटी में आपने कुछ डिफरेंस पाया हुआ है कि भाई इंडिया में मुझे ये फैसिलिटी ज्यादा अच्छी मिलती थी या यूएस में ये फैसिलिटी ज्यादा अच्छी मिल रही है, एनी फैसिलिटी? आई थिंक वो एक ट्रेड ऑफ हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे रास्ते बहुत ज्यादा क्लीन है। बिल्कुल लाइक साइड वॉक्स पे कोई एनिमल्स नहीं घूम रहे हैं, कोई कोई बीच में बैठा नहीं है कुछ सेल करने के लिए, नो हॉकर्स और ये सब है। तो उसके वजह से मैं आराम से चल पाती हूँ रास्ते पे, कहीं पे जाना है तो खुद से जा पाती हूँ। इंडिया में लाइक स्पेशली मुंबई इतना ज्यादा क्राउडेड है कि मैं वो चीज नहीं कर पाती थी। बट फिर इंडिया में ये हो जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं रास्ते पे, तो कोई ना कोई हेल्प कर देता है पूरा टाइम। यहाँ पे आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं मिलता, तो आपको खुद ही एकदम इंडिपेंडेंट होना पड़ता है कि आप हर जगह पे खुद से जा पाओ। बट वही है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है, तो आप वो एकदम इंडिपेंडेंट हो सकते हो। आप कहीं पे भी, यहाँ पे लॉज बहुत स्ट्रांग है। तो मैं अगर कहीं पे कोई स्टोर में भी जाऊंगी तो अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे नहीं दिखता, मुझे मदद कर दो, तो वो लोग मुझे पूरा शॉपिंग करने में हेल्प करेंगे। तो वो सारे चेंजेस यहाँ पे मुझे देखने मिले, क्योंकि यहाँ पे डिसेबिलिटी को लेकर लॉज बहुत स्ट्रांग है, तो हर हर इंसान उसको फॉलो करता है। लाइक जो भी, आप कहीं पे जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ, आप कहीं पे भी यू नो कोई टूरिस्ट प्लेस पे जाओ, हर जगह पे ध्यान रखा गया है कि एक डिसेबल्ड इंसान भी उस चीज का मजा ले पाए। लाइक व्हील चेयर पे हो या कहीं पे भी हो, हर जगह पे रैंप्स बने हुए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो ज्यादा डिफरेंस है इंडिया को लेकर यहाँ पे। बट वही है कि यहाँ पे हर चीज इंडिपेंडेंटली करनी पड़ती है। ओके, सो वही हमने एक्चुअली हम वही आपके लिए रन कर रहे हैं। आप हमारे लिए पावर ऑफ गर्ल का एक एग्जांपल प्रॉपर वे में सेट कर रहे हैं। सो या जैसा आपने बोला कि इंडिया में और वहां पे असिस्टिव टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। यू स्टार्टेड वर्किंग देयर, आपने वहां पे पढ़ाई की, तो वहां पे लोगों ने किस तरह आपका हेल्प की, एंड आपने यहाँ पे जब जॉब ज्वाइन किया तो व्हाट डिफिकल्टीज डिड यू फेस कि भाई ये आप एम्प्लॉयर ने आपको हायर किया, कहीं पे भी आपने इंटरव्यू दिए होंगे, तो व्हाट डिड यू फेस एंड हाउ एवरीवन हेल्प यू? इन यूएस, या इन यूएस। सो इन यूएस जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ पे पहले से ही उनकी एक ऑफिस ऑफ डिसेबिलिटी सर्विसेज रहती है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। तो मैं उनसे मिली, मैंने उनको बोला कि हाँ मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे एक ट्रेनर दी। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी, उसका 400 एकर्स का कैंपस था, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि मैं अकेले पूरा सीख पाऊँ। तो फिर उन्होंने मुझे ट्रेनर दी। उसने मुझे सिखाया कि वाइट केन लेकर कैसे चलते हैं। फिर मैंने अपने क्लासेस जो हमेशा अलग अलग बिल्डिंग्स में होते थे, तो वहाँ तक आना जाना सीखा। फिर उन्होंने मुझे पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी, जो मुझे अपने हाउसिंग एरिया से पिक करके कैंपस पे ड्रॉप करेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स उनके पास ऑलरेडी थे, तो मुझे बस जाके उनको बताना था कि मुझे नहीं दिखता, आप मुझे हेल्प कर दो। फिर उन्होंने
मुझे स्टूडेंट असिस्टेंट दिए थे, जो मुझे जो भी मेरे मैथ्स वाले सब्जेक्ट्स थे, जो मेरा सॉफ्टवेयर ठीक से नहीं पढ़ पाता था, तो उसके लिए वो पढ़ने के लिए वो हफ्ते में कुछ घंटे स्टूडेंट असिस्टेंट्स मेरे साथ बिताते थे, जिसके साथ उनकी मदद से मैं अपना सब पढ़ पाती थी। तो ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, तो पहली बार ऐसा हुआ लाइफ में कि बिना मेरे पेरेंट्स की हेल्प लिए मैं पढ़ पाई। नहीं तो इंडिया में ओह, मैं जितना पढ़ती थी, मेरी मॉम ने मुझे उनको भी उतने घंटे ज्यादा डालने पड़े थे मेरी पढ़ाई को लेकर। तो पहली बार ऐसे हुआ कि मैंने खुद से इंडिपेंडेंटली पढ़ाई की। अम, और फिर जब जॉब की बात आई, तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव कंपनी है। जब मैं इंटरव्यू देने आई, तो नॉर्मली यहाँ पे 4 कोडिंग राउंड्स होते हैं। तो कोडिंग राउंड्स थे, नॉर्मली ऐसे होता है नॉर्मल लोगों के लिए कि वो दूसरे लाइक एक राउंड होने के बाद वो लोग दूसरे रूम में जाएंगे और वहां पे दूसरा इंटरव्यूअर उसका इंटरव्यू लेगा। लेकिन मेरे लिए उन्होंने ऐसे किया कि मैं एक ही रूम में बैठी थी और चारों रिक्रूटर मेरे टर्न बाय टर्न उस रूम में आकर मुझे इंटरव्यू ले रहे थे। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि यहाँ पे लोग ये बिलीव करते हैं कि आपको इक्वल एक्सेस दिया जाए। उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिंपथी से या रिजर्वेशन से आपको जॉब दे रहे हैं, बट आपको इक्वल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें आप अपने आप को इक्वली प्रूव कर पाओ। अगर आपको वो अगर आपको यहाँ पे अगर मुझे बोलते कि पेन और पेपर से मुझे इंटरव्यू में कोड लिख के दिखा, तो मैं नहीं कर पाती। बट उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं लैपटॉप पे टाइप करके दिखा सकूं। तो उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिसपे मैं परफॉर्म कर पाऊँ। ओके, अदिति, अभी थोड़े टाइम पहले आपने बोला कि यहाँ वहाँ पे यूएस में डिसेबिलिटी को लेकर काफी स्ट्रिक्ट लॉज है। हम्म। सेम वेज अगर कोई अपने डिसेबिलिटी को लेके अगर कोई एक विक्टिम कार्ड अगर प्ले कर रहा है, तो क्या उसके लिए भी यूएस इतना ही स्ट्रिक्ट है? जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे यू नो ऐसा नहीं है कि आपको डिसेबिलिटी है तो आपको कोई बेनिफिट्स लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। आपको एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि कोई भी जगह है तो वहां पे रैंप भी बनाया गया है और स्टेयर्स भी है, तो कोई व्हीलचेयर पे है तो वो व्हीलचेयर से जा सकता है। फिर ये नहीं है कि आपको वहां पे फ्री एंट्री देंगे बिकॉज आप डिसेबल्ड हो। राइट। राइट राइट। एंड आपने जब वहां पे जॉब ज्वाइन किया, एंड यू आर ऑल्सो वर्किंग इन इंडिया आई सपोज, बिफोर यू वेंट टू यूएसए, तो यहाँ पे भी आपको क्या कुछ डिफिकल्टी फेस हुआ, या हाउ योर एम्प्लॉयर हेल्प यू? जब मुझे जॉब ढूंढने का टाइम आया था, जब मेरा बैचलर्स खत्म हुआ बीएससी, तब कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं कॉलेजेस में। तो 2-3 बार मैं गई इंटरव्यूज के लिए और हर बार मुझे इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया गया। मैं उनसे कहती रही कि आप मुझे हायर मत करना, आप खाली देख लो कि मुझे क्या आता है, आप नहीं हायर करोगे तो चलेगा, बट लेकिन मुझे इंटरव्यूज देने ही नहीं दिए गए। तो उस चीज से मुझे बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो गया था और तभी मेरे मन में आ गया था कि यार मुझे यहाँ पे नहीं रहना। पर उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छी जॉब मिली, जो मुझे ऑलमोस्ट मैजिकली मिली, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने हार मान ली थी, मुझे कोई इंटरव्यू देने नहीं दे रहा था, तो मैंने हार मान के मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था आईटी कंप्यूटर साइंस के बच्चों को। उसके बाद एक दिन सडनली मेरे एक फ्रेंड का मुझे मैसेज आया कि अदिति, मेरी कंपनी में मैं एक जगह पे काम कर रहा हूँ, वहां पे एक चीज बना के चाहिए, वो किसी से हो नहीं रही है। और उसको पता था कि मतलब वो मेरे क्लास में था, तो उसको पता था कि मुझे कोडिंग काफी अच्छे से आती है। तो मैंने बोला हाँ पक्का, मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस, मैं उनसे मिली उसके बॉस से। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये चीज बना के चाहिए, तुम बना सकती हो क्या? मैं बोला हाँ मैं करके दूंगी। तो मैं बोला कितने टाइम में करके दोगी? तो मैं बोला 7 डेज में करके दूंगी। मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं कैसे करूंगी, बट मैंने ऐसे बोल दिया कि हाँ मैं 7 डेज में करके दूंगी, क्योंकि वो मेरे पास इकलौती अपॉर्चुनिटी थी। और फिर मैंने कैसे भी कर लिया वो 7 दिन। तो उसके बाद वो बहुत खुश हो गए कि हमारी टीम नहीं कर पा रही थी, तुमने कर लिया इतनी जल्दी। तो उन्होंने मुझे वैसे करके हायर कर लिया अपने टीम पे। और फिर
एक बार हायर होने के बाद मैंने अपने आप को इतना अच्छे से प्रूव किया कि विद इन 5 इयर्स मैं वहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर बन गई और मैं पूरा उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट लीड कर रही थी। तो आई थिंक वो एक मौका देने की जरूरत होती है अपने जो प्रेजुडिसेस होते हैं, जो स्टिग्मा होता है, उसको छोड़कर एक मौका देने की जरूरत होती है। अगर मौका दो तो लोग अपने आप को प्रूव कर ही लेते हैं कैसे भी करके। राइट, वो ये वही बात होगी, आपने मौके पे चौका मार दिया आपने। एक बस एक और एक सवाल ये जॉब के ऊपर है। आपने इंडिया में बहुत सारी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, वहां पे भी आपको इंटरव्यूज ज्यादा देने पड़े या वही एक माइक्रोसॉफ्ट में यू गॉट एन चांस एंड वही फर्स्ट इंटरव्यू में यू क्रैक दैट इंटरव्यू? मैंने 2-3 और इंटरव्यूज दिए थे जो मेरे कैंपस पे कंपनीज आई थी उनके साथ, बट फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया और माइक्रोसॉफ्ट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट, सो फिर मैंने कोई सोचा नहीं। फिर मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप करी थी लास्ट ईयर, फिर इंटर्नशिप से ही मुझे फुल टाइम ऑफर आ गया था, तो उसके बाद तो फिर कहीं पे इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं थी। राइट राइट। दीदी, एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्ट एक थोड़ा एक मूड लाइट करने के लिए, हाउ डिड यू पिक अप क्लोथ्स? क्या आप एक आपका हर एक का मैंने ऑब्जर्व किया है, एक जो फैशन सेंस जो होता है आप लोग का, वो काफी अच्छा होता है। सो हाउ डिड यू गेट दैट? Thanks to my mother. She is someone, वो हमेशा मेरे लिए she keeps telling me कि हाँ अभी ये ट्रेंडी है, अभी you should buy this, you should buy that. तो और मुझे पहले से बहुत शौक है, लाइक अभी मुझे नहीं दिखता बट पहले क्योंकि मैंने देखा हुआ है तो मुझे बहुत ज्यादा शौक था तैयार होने का पहले से ही, तो अभी भी चलता है। और जैसे कि अभी जब मैं अकेले रहती हूँ कभी, तो मेरे पास एप्स है जिनमें कलर वगैरह रिकग्नाइज होता है, तो जिससे मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कि मेरा जीन्स कौन से कलर का है, या यू नो और मोस्टली लाइक गर्ल्स के कपड़े तो बहुत ही अलग अलग होते हैं, तो टेक्सचर हमेशा अलग होता है, तो मुझे याद होता है कि हाँ जिसमें ये वाला बटन है वो ये वाले कलर का है, वैसे याद होता है दिमाग में, तो अपने आप मेंटली मैच हो जाता है चीजें। Okay, okay. Right. So, again, coming back to your job profile, basically, आप एक डेटा साइंटिस्ट हो with Microsoft. राइट। So, डेटा साइंटिस्ट do require a lot of coding, lot of programming और बहुत सारे SQL सर्वर से जो इतना सारा कुछ इकट्ठा होता है। तो एक थोड़ा एक बता सकते हैं कि व्हाई ओनली डेटा साइंटिस्ट फर्स्ट आपका एक चॉइस रहा वो, एंड सेकंड ये इतना सारा जो डेटा जो इकट्ठा करके जो उसको स्टडी करने का जो पैटर्न जो एक सीखता है एक डेटा साइंटिस्ट, वो आप कैसे क्रैक करते हैं? So data scientist was not my first choice. Actually, वो again destiny से हुआ. So I had always been a programmer. मेरी previous job में मैं developer ही थी. मैं पूरा टाइम कोडिंग करती थी. बट ये था कि मैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में थी, जैसे मेरा जो मास्टर्स भी है यूएस में, वो साइबर सिक्योरिटी में किया है मैंने। तो जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप के लिए आई तो मैंने उनको बोला कि नहीं भाई मुझे तो साइबर सिक्योरिटी ही करना है, तो मुझे कोई भी सिक्योरिटी वाले टीम में डालना। तो उन्होंने मुझे एक सिक्योरिटी, जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं हम, विद इन माइक्रोसॉफ्ट देयर आर मेनी मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, तो मुझे सिक्योरिटी वाले ऑर्गेनाइजेशन में डाला गया। उसमें से मेरा रेज्यूमे, मैंने कुछ मशीन लर्निंग के कोर्सेज लिए थे एक्चुअली ऑनलाइन, तो मैंने वो डाला था अपने रेज्यूमे पे। तो मेरी जो अभी मैनेजर है उन्होंने वो देखा, उन्होंने बोला कि अरे वाह इसको तो सिक्योरिटी भी आता है और मशीन लर्निंग भी आता है, तो ये मुझे डेटा साइंस वाले टीम में ही चाहिए करके उन्होंने मुझे पिक कर लिया था। फिर मैं लास्ट समर आई इंटर्नशिप के लिए, मैंने मशीन लर्निंग में एक प्रोजेक्ट किया उनके साथ, तो मुझे बहुत मजा आया क्योंकि सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली मुझे आता ही है और साथ में मुझे मशीन लर्निंग भी सीखने मिल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने इसीलिए उसी टीम को फिर से ज्वाइन किया, ताकि साइबर सिक्योरिटी तो अभी बहुत डिमांड में है ही पूरी दुनिया में, और साथ में मुझे मशीन लर्निंग भी सीखने मिल रहा है, तो दो एकदम हाई डिमांड टेक्नोलॉजीज पे मैं काम कर रही हूँ। तो दैट्स हाउ आई वेंट थ्रू दैट। और डेटा, हाँ मुझे बहुत सारा डेटा एनालिसिस करना पड़ता है, बट क्योंकि मैं प्रोग्रामर रही हूँ
तो मैं हर चीज़ के लिए बहुत ही ऑटोमेशन करती हूँ, मैं बहुत सारे स्क्रिप्ट्स बनाती हूँ जिससे मेरा जो डेटा एनालिसिस का काम है वो बहुत आसान हो जाता है। और ऑब्वियसली मैं मेहनत तो करती ही हूँ तो उस वजह से सब बैलेंस आउट हो जाता है। लाइक कभी कोई कंप्लेन नहीं आई है अभी तक कि बिकॉज मुझे नहीं दिखता मैं कम परफॉर्म कर रही या हूँ किसी और से। तो वो अच्छे से हो गया है, सब सेट। राइट, आपने आपने डिसेबिलिटी को डिसऑर्डर नहीं होने दिया कभी, राइट? एंड जो आप एफर्ट्स दे रहे हो दैट इज ट्रूली वेरी इंस्पायरिंग एंड कमेंटेबल। कमेंडेबल, यस ऑफ कोर्स। एक आदित्य, एक ऑडियंस क्वेश्चन एक और एक आया है कि पहले आपकी आईसाइट आपकी बरोबर थी, देन यू लॉस्ट योर विजन, आपकी आईसाइट आपकी चली गई। वो इंसिडेंट आपको और आपके फैमिली को कैसे इम्पैक्ट किया एंड हाउ डिड यू रिकवर फ्रॉम दैट? मतलब कहीं ना कहीं एक दुख भी तो होता है कि भाई ऐसा व्हाई मी, ऐसा भी तो सवाल अपने मन में आया रहेगा। राइट। हाँ, नेचुरल है, हुआ था। लाइक मुझे याद है, लाइक मम्मी और मैं हम दोनों ही खाली गए थे डॉक्टर के पास। ऑलमोस्ट ऐसे था कि नॉर्मल चेकअप है, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल सब रीड कर पाती थी, बिल्कुल ऐसे लगता नहीं था किसी को कि मुझे नहीं देखने में कोई दिक्कत है। तो हम लोग ऐसे ही डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने तुरंत से ये बोल दिया कि अरे आपकी बेटी को तो ये बीमारी है, कभी ठीक नहीं हो सकती, और वो 20 साल की होगी उसके पहले ब्लाइंड हो जाएगी। तो बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था। तो कुछ 1-2 साल के लिए उसके बाद एकदम डिनायल फेज में हम लोग चले गए थे कि मेरे पापा ने बोला अरे ऐसी कोई बीमारी होती ही नहीं है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। हम बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, रिपोर्ट्स भेजे, अब्रॉड भी भेजे कि नहीं कुछ तो हो सकता है, कुछ तो हो सकता है। बट लाइक रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा काफी फेमस बीमारी है, तो डॉक्टर को अगर बोले कि आरपी है तो फिर वो बोल ही देते कि इसका कुछ नहीं हो सकता। तो तो वो फेज था। अभी भी मेरे पेरेंट्स को कोई भी बोले कि ये डॉक्टर को आप दिखा दो तो मुझे लेके जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स को हमेशा ये लगता है कि कभी ना कभी तो आई साइट ठीक हो जानी चाहिए। तो वो वो है। बट आई थिंक मेरी मॉम जो है वो बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने बिल्कुल लाइक मैं उस टाइम पे टूट गई थी, क्योंकि मेरे साथ ये होता था कि मैं स्कूल जाती थी और मैं ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाती थी। तो मैं खेलने की कोशिश करती थी बॉल से वगैरह से, और नहीं कर पाती थी। तो लोग जो बाकी के बच्चे थे वो because वो भी छोटे थे तो उनको समझ में नहीं आता था, तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे। तो फिर मैं रोज घर पे आके रोती थी कि आज मेरे साथ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो बिकॉज मैं छोटी थी तो उतना तो वो सिंक नहीं हुआ दिमाग में कि अरे ब्लाइंड हो जाऊंगी तो क्या होगा, वो सब उतना फ्यूचर टर्म सिंक नहीं हुआ था दिमाग में। बट मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम पे मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि जो मेरा एकदम मैं डिमोरलाइज होती थी रोज मुझे पॉजिटिविटी देते गए करके एक ऐसे पॉइंट पे मैं आ गई कि मैं उतनी मैच्योर हो गई कि फिर मैंने खुद ही अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया। बस मैं एक्चुअली तो वही पूछने वाला था कि इसके बाद कि आउट ऑफ योर फैमिली हु केम आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट, बट एक्चुअली आपने बता ही दिया कि योर मॉम केम आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसने आपको सपोर्ट किया एंड दैट इज एक्चुअली वो फैमिली के ऊपर मतलब भी अलग ही इम्पैक्ट हुआ रहता है। नहीं। एंड यू आर ऑल्सो वेरी ब्राइट, सो ऑफकोर्स सबको भी इम्पैक्ट तो हुआ ही रहता है। यप। स्ट्रॉन्ग मदर की एक स्ट्रॉन्ग बेटी, एक क्वालिटीज जो है वो दिख रही है आपने, आपकी मम्मी की एक झलक में आप में देख सकता हूं मैं। ओके, सो मतलब यही था कि जिसे लगभग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन टिल अभी तक आप बोल रहे हैं कि आपकी मम्मी ने आपको सपोर्ट किया, राइट फ्रॉम योर स्टडिंग टू योर पैशन टू योर ट्रैवलिंग ऑल्सो, आई मस्ट से। तो ये बताऊंगा कि क्या आपकी मम्मी भी मतलब एकेडमिकली स्ट्रांग रही थी उनके स्कूलिंग टाइम पे? नहीं, लाइक एकेडमिकली लाइक मेरे दोनों पेरेंट्स कभी टॉप रैंकर्स हो या ऐसा कुछ नहीं था। दोनों ही बीकॉम किया है दोनों ने। बट आई थिंक both are very talented in their own spirits. My dad is into stock markets, so he's very good with numbers.
Right. And Right. mom is very good with time management and planning things. तो जो पहले से उन्होंने सिखाया कि कैसे अभी इतना काम बाकी है, उसको कैसे टाइम में डिवाइड करेंगे, कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, वो सारी चीजें अभी भी काम आती है। लाइक अभी भी जब जॉब पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम करना होता है, तो वो सारी क्वालिटीज जो है, जो बचपन में डेवलप हुई थी, वो अभी भी काम आती है। राइट राइट, ये जो आपने जो बोला कि आपके डैड इज इनटू स्टॉक मार्केट, लेट मी टेल यू कि हमारे पास काफी रिक्वेस्ट आएगी आपके डैड तक कनेक्ट करने के लिए। एंड होप कि हम लोग आपके डैड और मॉम को भी ऐसे एक दिन लाइव ला सके, कि मिल सके कि भाई ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के लिए मतलब क्या आपने भी मेहनत किया होगा, वो हम लोग पूछ सके। ओके, सो और एक सवाल आ रहा है ऑडियंस से ही कि हाउ डू यू फील राइट नाउ आफ्टर ऑल द स्ट्रगल एंड हार्डशिप। आप जो भी एक सक्सेस की एक चेयर पे अभी आप बैठे हैं, तो अभी अभी व्हाट आर यू फीलिंग कि बस ये गोल आपका अचीव हो गया या और कुछ भी और अचीव करना बाकी है? आई थिंक मैं बहुत ही अनसेटिस्फाइड इंसान हूँ, तो मैं एक गोल अचीव होने के बाद मेरे नए नए गोल्स बनते रहते हैं। मुझे बहुत लोगों ने बोला आदिति अब पढ़ना मत। तो क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी 3 डिग्रीज ले चुकी हूँ, तो मुझे लोग बोलते हैं कि बस अभी पढ़ाई खत्म, आदिति अब तो लाइफ एंजॉय कर। बट वही है, वो स्पिरिट आ गई है अंदर की, और आगे आगे बढ़ते ही जाना है। तो कभी सेटिस्फैक्शन तो आई डोंट थिंक गोल्स के मामले में मेरा रहा है। हाँ, मैं खुश हूँ कि मैं मैंने, जैसे मैंने कहा, मैंने मेहनत की और मुझे उसका फल मिला। मैंने जिस भी डायरेक्शन में मेहनत की, उस डायरेक्शन में मुझे हमेशा सक्सेस मिली है। तो उस वजह से आई थिंक आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। सो या, एंड आई फील मोर लकी बिकॉज मेरी लाइफ के एग्जाम्पल से आज मैं काफी जो यंग ब्लाइंड लड़कियां हैं स्पेशली, करेक्ट। उनको मैं इंस्पायर कर पाती हूँ कि आज वो भी सपने देख रहे हैं कि आदिति कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए वो सबसे ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है। राइट। सो अदिति, व्हाट आर यू टारगेटिंग नाउ? अभी अभी आपके रेडार में कौन सी डिग्री है या क्या स्टडीज है आपके रेडार में? या क्या अचीवमेंट है आपके नेक्स्ट रेडार में? आई थिंक अभी तो नया नया जॉब ज्वाइन किया है, तो जॉब में ही आगे बढ़ना है और ऊपर जाना है या माइक्रोसॉफ्ट में। और साथ में मैं हमेशा सीखते रहती हूँ। मैं ऑनलाइन कोर्सेज करती हूँ बहुत सारे, जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स है, ऑनलाइन कोर्सेज के, कोर्सेरा, आईएलएक्स वगैरह। तो उस पर मैं हमेशा ऑनलाइन कोर्सेज करती हूँ। तो मैंने ये देखा है कि अगर आपका लर्निंग कभी स्टॉप ना हो, तो आप हमेशा आगे बढ़ते ही रहोगे। यस यस, नेवर या नेवर नेवर स्टॉप लर्निंग। एक एक जो मंत्रा है आपका, वो ट्रूली एक मोटिवेशन हमको भी दे रहा है वापस पढ़ाई स्टार्ट पढ़ाई करने के स्टार्ट करने लिए। को। सो वी आर ऑल्सो होपिंग कि जैसे गूगल के एक जो प्राइम सीट पर हमारे कोई इंडियन बैठे हुए हैं, वैसे ही आई एम एक्सपेक्टिंग अदिति टू सिट ऑन अ बिग चेयर ऑन वन डे। वन डे ऑन अ बिग एमएनसी। ओके, सो आज का मेरा आखिरी सवाल यही होगा। ऑडियंस अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। बट वही मैं पूछूंगा कि कोई सजेशन या एडवाइस सोसाइटी को अगर आपको देना हो रिलेटेड टू एनी डिसेबिलिटी इन एनी पर्सन, या हम्म। किसी का कुछ माइंडसेट अगर चेंज करना हो, तो सोसाइटी और गवर्नमेंट वो है, आप किसको क्या सजेशन या एडवाइस देना चाहेंगे? पहली चीज मैं ये कहूंगी कि हम क्या करते हैं कि डिसेबल्ड लोग जो होते हैं, उनको हम दो ही कैटेगरी में डालते हैं। या तो हम उनको बहुत ही सिंपैथी से देखते हैं कि अरे रे बेचारा, यू नो या हम उसको बहुत ही ये तो जीनियस है, ये तो हीरो है, सुपर हीरो है। तो हम ये दो ही कैटेगरी में डालते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि वो एक नॉर्मल इंसान है। जैसे मुझे नहीं दिखता, वो मेरी एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वो एक मेरी कैरेक्टरिस्टिक है। तो मुझे नहीं दिखता, वो भी मेरी एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बियॉन्ड मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरे सपने हैं, मुझे कुछ चीजें पसंद है, कुछ चीजें नहीं पसंद है। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। लेकिन ये हो जाता है कि
जो वो दो कैटेगरीज में लोग डालने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से हम जो नॉर्मल सोसाइटी है उसमें उतना अच्छे से मिंगल नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा दिन आए जब सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। हम सब में डिसेबिलिटी होती है कि कोई लोगों की डिसेबिलिटी दिखती है, कोई लोगों की नहीं दिखती है। कुछ कुछ लोगों को डिसेबिलिटी होती है कि उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, या कोई लोगों को डिसेबिलिटी होती है कि वो लेजी होते हैं। तो ये सारी अलग अलग टाइप्स की डिसेबिलिटीज है। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, जिनकी डिसेबिलिटीज दिख जाती है सोसाइटी को, वो उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाए, ताकि सोसाइटी सबसे बनती है, तो सबको एक साथ लेके चला जाए। और सेकेंडली आई थिंक गवर्नमेंट को मैं ये कहूंगी कि थोड़े से जो डिसेबिलिटी लॉज है उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाए। आई नो लाइक इंडिया के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है डील करने के लिए, बट अगर जो इक्वल एक्सेस वाली बात है, अगर लोगों का माइंडसेट उस पॉइंट पे लाया जाए, ताकि हर कंपनी, हर शॉप, हर हर ऑर्गेनाइजेशन अपने तरफ से मेहनत करे कि वो ना सिर्फ जो मेजॉरिटी है उनके लिए सोचे, बट जो डिसेबिलिटी वाली माइनॉरिटी है उनके लिए भी सोचे, और हर सर्विस, हर प्रोडक्ट सबके लिए बनाया जाए। राइट। Uh, सो या अदिति, एक बिटवीन एक और एक क्वेश्चन मुझे याद आया पूछने को कि मतलब आर यू करेंटली एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द एनजीओज जहाँ पे आप मतलब इंस्पायर करते हो या आप किसी को टीच करते हो, ऐसा कुछ जहाँ पे ब्लाइंड हो या कोई भी और डिसेबिलिटी वाले लोग को आप इंस्पायर करते हो वैसा? हाँ, मैं मुंबई में, हमारा एक ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंड ग्रेजुएट्स फोरम ऑफ इंडिया, BGFI। तो हम वहाँ पे मंथली एक्टिविटीज करते हैं ब्लाइंड लोगों के लिए, और हम थोड़ी एडवोकेसी कैंपेन्स करते हैं। जैसे अगर कोई ऐप है जैसे कि पेटीएम है, या ऐसी कोई ऐप है जो हमारा स्क्रीन रीडर नहीं यूज कर पाता बट वो बहुत ही जरूरी ऐप है, तो उसके लिए हम लड़ते हैं। तो ये सारी चीजें मैं करती हूँ BGFI के साथ। और यहाँ पे US में विजनेट करके एक NGO है जो इंडिया में जो बहुत ही इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से ब्लाइंड बच्चे आते हैं, उनको एम्प्लॉयबिलिटी की ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनको जॉब मिल सके। तो उनके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। तो ये अभी तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ओके, सो वही अदिति के जैसे इम्पॉसिबल बोलता है कि आई एम पॉसिबल, वैसे डिसेबिलिटी वर्ड में भी एक एबिलिटी छुपी होती है जो आप में साफ साफ दिखती है, आपकी सोच में दिखती है, आपके बोलने पे दिखती है। सो यही पे हम आज का हमारा इंटरव्यू सेशंस एंड करते हैं आज के लिए। आपसे बात करके हमारी भी एक सोच एक हद तक क्लियर हुई। हमारे व्यूअर्स ने भी आज काफी अच्छे सवाल किए हैं। आई एम होपिंग के व्यूअर्स की भी सोच काफी हद तक क्लियर हुई होगी रिलेटेड टू डिसेबिलिटी पर्सन। एंड हम लोग भी बहुत इंस्पायर हुए बिकॉज एज ऑफ करंट टाइम्स भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, सो हम लोग भी उस हिसाब से बहुत इंस्पायर हुए बाय हियरिंग यू। एंड हम भी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट। So, yes, Aditi, thank you so much for joining with us at Success Stories. We are hoping कि हम आपके लिए प्रे करें कि आप आगे बढ़ते रहिए और इंडिया का नाम रोशन करें। एंड जो भी हमारे साथ लाइव ज्वाइन हुए अदिति, उनके लिए कुछ लास्ट मैसेज? नहीं, आई थिंक आई वुड जस्ट से कि मुश्किलें तो आती रहती है लाइफ में। आप उसके बियॉन्ड सोचे। आप अपने अंदर से स्ट्रेंथ लाए, बाहर सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन में स्ट्रेंथ ना ढूंढे, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अपने कंट्रोल में हैं। तो आप अपने अंदर से ही अपनी स्ट्रेंथ लाए ताकि हर मुश्किल का सामना बहुत ही अच्छे से कर पाए। Right. Thank you so much, Aditi, for joining with us. Have a very happy weekend and stay safe. एंड यस, थैंक यू ऑडियंस। आप लोग यार जहाँ पे लाइव ज्वाइन हुए, आप लोग ने काफी कमेंट्स आज यहाँ पे डाले हैं विशिंग अदिति। बहुत लोगों ने आपको विश किया हुआ है फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड आपकी स्माइल को भी बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया हुआ है इन द कमेंट्स।
सो सब लोग बोल रहे हैं कि कीप स्माइलिंग एंड वी आर हैप्पी टू ब्रिंग यू टुडे लाइव. थैंक यू. Thank you. Thank Thank you, you. audience. We will meet you soon. Yes, audience, we will meet you soon. Coming up with the next episode. ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम लाते रहेंगे और आपको इंस्पायर करते रहेंगे. Keep loving, liking, sharing, and please subscribe Success Stories. Bye bye. Bye.